मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज आपका स्वागत करता है। हमारा आज का विषय हिंदी व्याकरण है और आज हम हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। अतः सभी अंत तक अवश्य बने रहें। आज हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में आते हैं और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो थोड़ा सा कम कर पाते हैं। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता किसी कारणवश। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो आज के हमारे प्रश्न हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए खास उनके लिए बनाए हैं। और आज जो हम प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अतः इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, समझे। बहुत ही आसान सरल भाषा में आपके लिए तैयार किए हैं और इनमें से 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। इनको हर हाल में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को आपकी बोर्ड की अभी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आपको नोट करना है, याद करना है, समझना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं व इसके कितने भेद हैं? 4 कोड आते हैं, उनमें से किसी न किसी कोड में ये प्रश्न अवश्य आएगा। याद रखिएगा इस बात को। संधि किसे कहते हैं सभी को पता है, फिर भी देख लेते हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, निकटवर्ती वर्णों के, कुछ बच्चे शब्दों का मेल कर देते हैं। शब्दों का मेल समास होता है वर्णों का। इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेषकर कि निकटवर्ती वर्णों के मेल से, किसके मेल से? वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये अभी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की जो अभी प्री बोर्ड की परीक्षा हुए हैं उनमें ये प्रश्न आया है। 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान है कि संधि किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं व इसके कितने भेद हैं? स्वर संधि देखिएगा, 2 स्वरों का परस्पर मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है, किसमें? स्वर में, उसे स्वर संधि कहते हैं। कैसे करोगे? 2 स्वरों का आपस में 2 शब्द होंगे, दोनों तरफ क्या आ जाए? स्वर आ जाए, और उनके मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं उनको भी देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कौन से 5 भेद हैं? पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और 5वां है अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये किसके भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। अगला प्रश्न आता है, सर्वनाम किसे कहते हैं व सर्वनाम के कितने भेद हैं? ये प्रश्न भी हर बार परीक्षा में आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, वही प्रश्न तैयार किए हैं आपके लिए जो परीक्षा में आते हैं, और हर हाल में 100% इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, चाहे वो किसी भी कोड का प्रश्न पत्र हो। तो ध्यान से समझिएगा और नोट कीजिएगा। अगला है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सभी को पता है, नहीं पता वो देख ले। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। आपके लिए आसान शब्दों में है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसकी 6 भेद है। ठीक है, कौन कौन से भेद हैं वो भी जान लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद। आपका प्रश्न यही समाप्त हो गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद है, यही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं, तब आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन से भेद है इसके। सर्वनाम के 6 भेद, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद। फिर से देख ले, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वह इसके कितने भेद हैं या कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम इसके 3 भेद हैं और परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो वक्ता, जो बोलने वाला होता है, अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी तीसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके कितने भेद हैं? वो भेद हैं, इसके 3 भेद हैं। उत्तम, जिसे प्रथम भी कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम या प्रथम कह सकते हैं, मध्यम और अन्य। उत्तम में क्या आ जाएगा? वक्ता, अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? मैं, मेरा, मुझे, मैंने, मुझको, हम, हमने, हमको। ठीक है, मध्यम में श्रोता के लिए मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी वो क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने। ठीक है, ये मध्यम में हो जाएंगे, यानी कि श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अन्य पुरुषवाचक जो किसी तीसरे के लिए, जैसे मैं हूं, आप हैं और कोई तीसरा है हमारे अलावा, तो तीसरे के लिए मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी वो क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कोई तीसरा हमारे अलावा कोई तीसरा दूर होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? वह, वे, उन्होंने, इन्होंने, जिन्होंने, उनको, उन्हें। ये क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए, लेकिन इतनी गहराई में आपको नहीं जाना है। इसी प्रकार से प्रश्न आएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, कौन कौन से हैं, नाम बता दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? और अविकारी, विकारी नहीं है यहाँ पे, अविकारी भी विकारी भी बताएंगे। अभी यहाँ पे आया हुआ है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते हैं वे अविकारी कहलाते हैं। यहाँ अधिकारी हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला है मैंने? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं? अविकारी, और इन्हीं को अव्यय भी कहते हैं। और जो शब्द, अब विकारी की देख लेते हैं, यही परिभाषा होगी कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण बदल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। ठीक है, अब ये विकारी कितने प्रकार के होते हैं, अविकारी कितने प्रकार के, वो देख लेते हैं। जो अविकारी शब्द हैं वो क्या 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से? अविकारी, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और अभी बात विकारी की चल रही है, अविकारी के साथ ही विकारी आता है, तो विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द हैं वो क्या है, विकारी है। इनमें लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है, इसलिए विकारी है। और क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक ये अविकारी है, क्योंकि इनमें विकार नहीं होता है, विकार यानी कि बदलाव नहीं होता है। फिर से देख लीजिएगा, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते हैं वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ये मेरा हार्दिक निवेदन है आपसे। अगला प्रश्न, दीर्घ संधि की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। दीर्घ संधि यानी कि स्वर संधि है ये, और स्वर संधि का एक भेद है, उसकी परिभाषा लिखनी है हमें। बहुत ही आसान होगी कि एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए तो उनके मेल से, उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। क्या बोला है कि एक ही जाति के, यानी कि एक जाति के सजातीय स्वर, सजातीय स्वर यानी कि यदि पहली तरफ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो अगली तरफ भी क्या आएगा, ई आएगा, चाहे लघु हो या दीर्घी हो, यानी कि सजातीय होगा। पहली तरफ ऊ आ रहा है तो दूसरी तरफ भी ऊ ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सजातीय, यानी कि एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे विद्या प्लस में अर्थी विद्यार्थी, यहाँ पे विद्या धा में आ की ध्वनि है, यहाँ पे आ रहा है, दूसरी तरफ अर्थी, यहाँ पे पहला जो वर्ण है वो क्या है, अ है, दोनों तरफ अ है, सजाती, इसलिए क्या बन गया, विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण संधि की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। गुण संधि की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। ये स्वर संधि का एक भेद है, और मैंने आपके लिए बहुत ही आसान परिभाषा तैयार की है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यदि आप इसी तरह लिख दीजिएगा, आपको अवश्य नंबर मिलेंगे, बहुत आसान है और इसको आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। यदि क्या है, ए या आ, ये ओब्लिक है, इसकी तरह, इसका मतलब है कि आ, ए हो या आ हो, प्लस में ई या ई हो, यानी कि पहला जो शब्द होगा उसकी जो ध्वनि होगी अंतिम वर्ण की, अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या होगी, या ए की होगी या आ की। दूसरा जो शब्द है उसकी ध्वनि जो पहला वर्ण होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई होगा या ई होगा, दीर्घ ई, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला नियम इसी का है, ए या आ उसके साथ में प्लस में क्या आए, ऊ या ऊ आए, ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और तीसरा नियम ये है, ए या आ इसके साथ में री आए तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोनों तरफ के वर्ण मिलेंगे, ठीक है। अयादि संधि और यण संधि में एक साइड का वर्ण मिलता है, एक साइड का वर्ण परिवर्तित होता है, बदलता है, यहाँ पे दोनों मिलेंगे, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो परीक्षा के लिए कृपया करके इसको आप रट सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, इसको आप बार बार लिखोगे तो रट्टा भी लग जाएगा, लेकिन रट्टा लगाना नहीं चाहिए, ये गलत है। मैं जानती हूँ आपको गलत जानकारी दे रही हूँ, लेकिन कुछ विद्यार्थी नहीं कर पाते तो उनके लिए कभी कभी रट्टा भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यण संधि की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। ये भी स्वर संधि का भेद है, और ये भी हम आसान तरीके से करेंगे उसी तरह से। यदि ई या ई पहली तरफ, यानी कि पहले शब्द में जो ध्वनि है वो ई हो या ई हो, लघु ई हो या दीर्घ ई हो, प्लस में कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि ई को छोड़ के जो बाकी के 9 स्वर बच गए उनमें से कोई भी स्वर हो, तो मैंने बताया था यण संधि में और अयादि संधि में एक साइड का परिवर्तित होगा, तो यहाँ पे ई बदलेगा, केवल और केवल ई बदलेगा। किस में बदलेगा, ये में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। किस में बदलेगा, ये में। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी आपके पास शब्द हो उसमें ये से पहले आधा वर्ण दिखाई दे तो आप समझ लो कि यण संधि है। कोई भी शब्द हो जिसमें वैसे पहले आधा वर्ण दिखाई दे, आप समझ लो यण संधि है, ठीक है।
इसी का अगला नियम है उ या उ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो। अब की बार क्या है, उ हो या ऊ हो और कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उ बदलेगा, केवल उ किस में बदलेगा, वह में बदल जाएगा। ठीक है। और इसी का तीसरा जो नियम है वो ये है कि री प्लस में कोई भी भिन्न स्वर, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो री किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। ये यण संधि के 3 नियम थे। ठीक है, फिर से देख लो। यदि ई प्लस में कोई भी भिन्न स्वर तो ई किस में बदलेगा, ये में बदल जाएगा। आपको इसी तरह लिख देना है, परिभाषा आपकी बिल्कुल सही होगी और आपको समझ में भी आसानी से आएगी। ये उ प्लस में उ या ऊ हो, उसके साथ कोई भिन्न स्वर हो तो उ किस में बदलेगा, व में बदल जाएगा। और री प्लस में कोई भी भिन्न स्वर हो तो री किस में बदलेगा, र में बदल जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख सकते हो आप तीनों के। जैसे अति प्लस में अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत। मैंने बताया था ये से पहले आधा वर्ण आए तो क्या समझोगे, यण संधि। ये से पहले तय आया है, अति प्लस में अंत क्या बन गया, अत्यंत। सु प्लस में आगत, स्वागत बन गया है। ठीक है, और मातृ प्लस में आ गया, री के बाद आ आया है, भिन्न स्वर आ गया तो क्या होगा, मात्रा आ गया। कैसे बनता है, जब संधि हमने की थी उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अभी आप इतना ही कर ले कि आपको परीक्षा में अटेम्प्ट करना है ये प्रश्न, तो आप इन तीनों उदाहरणों को लिख सकते हैं और परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है वाक्य की परिभाषा लिखिए। वाक्य के कितने तत्व हैं, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने तत्व हैं ये बताना है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगी, सार्थक शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता रही हूँ आपके लिए, बहुत ही आसान तैयार किए हैं। और इनको लिख दोगी, ये परिभाषा लिख दोगी तो उतने ही नंबर मिलेंगे जितनी आप एक लंबी चौड़ी परिभाषा लिखोगे। ठीक है, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसके कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 6। नाम क्या क्या है उन 6 तत्व के, सार्थकता, यानी कि वाक्य सार्थक होना चाहिए। ठीक है, सार्थकता, वाक्य अर्थ को बताने वाला होना चाहिए, उसका अर्थ निकलता हो, मतलब निकलता हो। योग्यता, दूसरा नियम क्या है, नियम यानी कि तत्व है। दूसरा तत्व क्या है, योग्यता, वाक्य में अपनी बात को कहने की क्षमता, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है आकांक्षा, यानी कि आकांक्षा यानी कि जिज्ञासा। वाक्य ऐसा ना होना चाहिए कि उसमें बात को जो कही गई है वो पूरी ना हो, उसमें कुछ जिज्ञासा, कुछ आकांक्षा बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। निकटता, चौथा जो तत्व है वो क्या है, निकटता, यानी कि वाक्य में जो शब्द हैं वो आपस में एक दूसरे के निकट होने चाहिए, नहीं कि एक शब्द यहाँ लिखा है दूसरा शब्द काफी दूर लिख दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पदक्रम, पदक्रम का अर्थ ये है कि जो जो भी जितने भी शब्द वाक्य में आए हैं वो क्रम से होने चाहिए। ये नहीं कि कोई शब्द कहीं लिखा है जिसका कोई मतलब ही ना, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हिंदी हूँ, इस तरह वाक्य नहीं होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। ठीक है, और जो अंतिम तत्व है वो है अन्वय। अन्वय यानी कि मेल, जो शब्द लिखे हैं वाक्य में उनका लिंग वचन कारक के अकॉर्डिंग जो क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के अनुसार जो शब्द होने चाहिए इसमें। ठीक है, ये नहीं कि जो जो लिखा जा रहा है वो जो वाक्य है, क्रिया है, वो स्त्रीलिंग है और हम उस वाक्य को लिख रहे हैं पुल्लिंग में लिख रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कितने तत्व थे, 6 तत्व थे। परिभाषा हो गई है। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 तत्व हैं, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण के कितने भेद है। अभी कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न है, इन प्रश्नों को मैम यहाँ पे हल करवा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी आपको बताया है और फिर से बता रही हूँ, आज की जो मेरी ये वीडियो है, आज के जो प्रश्न है उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो थोड़ा सा कम कर पाते हैं, उनका लेवल थोड़ा सा कम है, तो वो इन प्रश्नों को नोट कर लें, लिख लें, अच्छे से पढ़ लें
उनके लिए खासकर है ये। विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण के कितने भेद है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द ऐसे भी कह सकते, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद है। कौन कौन से भेद है? चारों के नाम लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में करेंगे आप बोर हो जाओगे, नहीं करना है, क्योंकि हम विशेषण किया था तो हमने सभी गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, सांकेतिक सार्वनामिक क्या होता है, ये कर चुके हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके विशेषण वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगला है क्रिया किसे कहते हैं व रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया, ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? क्या कहोगे? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, चलना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। इसके कितने भेद है? रचना के आधार पे क्रिया के 2 भेद है। कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक बिना कर्म के, जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला यही प्रश्न आ रहा, क्रिया से संबंधित सकर्मक क्रिया क्या होती है? मैंने बताया जिसमें कर्म हो वो क्या होगी? सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो अकर्मक। फिर भी देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। ठीक है, जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोमेश समाचार पत्र पढ़ रहा है। उदाहरण क्या है यहाँ पे? सोमेश समाचार पत्र पढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सकर्मक क्रिया की आप पहचान कैसे करोगे? जो भी क्रिया है वाक्य में उसके सामने हम क्या कर देंगे? क्या का प्रश्न कर लेंगे। क्रिया से हम क्या करेंगे? क्या का प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़, यानी कि पढ़ना। क्या पढ़ रहा है? समाचार पत्र। हमें उत्तर मिल गया समाचार पत्र, तो क्रिया कौन सी हुई? सकर्मक। अगर उत्तर ना मिले, यानी कि जो प्रभाव है क्रिया का वो कर्ता पे पड़े, तो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमें उत्तर मिल रहा है, अब कर्म हमारे पास है समाचार पत्र, तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। यानी कि क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ा है? कर्म पे पड़ा, कर्ता पे नहीं, इसलिए कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? उदाहरण सहित लिखिए। अकर्मक अभी बताया कि जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े, वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है। यहाँ पे क्रिया क्या है? उड़, यानी कि उड़ना। क्या उड़ रही है? चिड़िया। और चिड़िया कौन है इस वाक्य में? कर्ता है। कर्ता पे प्रभाव पड़ा ना, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? ये अकर्मक। इस वाक्य में कर्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है? क्रिया विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए। और क्रिया, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो यही परिभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अमिता बहुत सुंदर लिखती है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखना। और कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। तो सुंदर शब्द क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? क्रिया की। तो सुंदर शब्द यहाँ पे क्या हो गया है? क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इसके कितने भेद है वो भी देखना है हमें। तो इसके कितने भेद है? 4 भेद है। कौन कौन से भेद है? चारों के नाम लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चारों कौन कौन से हो गए? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद है, चारों के नाम है। अगला प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के कितने भेद है? वाच्य, वाच्य जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। ठीक है,
अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव में से किसी एक की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव में किसकी प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? वाच्य। यहाँ पे एक ना लिखोगे तो भी चलिए, एक छोड़ दो इसको। क्या कहोगे? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। एक नहीं लिखना आपको। ठीक है, यानी कि कर्म की प्रधानता या भाव की है या फिर कर्ता की प्रधानता, वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। अब इसके भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से भेद हैं वो भी देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता वाला वाच्य कर्तृवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता वाला कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता वाला वाक्य भाववाच्य होता है। ठीक है, अब एक कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है, कर्म की क्या है, भाववाच्य की परिभाषा क्या है, ये अगली क्लास में करेंगे। ये ज्यादा लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, इसलिए अगले क्लास में कर लेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। अतः बने रहिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे। फिर मिलते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।